नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है कंप्यूटर विद प्रभात वालिया में। प्रभात वालिया आज एक नए टॉपिक से अपन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है सीपीयू। टॉपिक का नाम है सीपीयू। दोस्तों सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग और यू का मतलब होता है यूनिट। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है, यानी सारे के सारे काम कंप्यूटर में जो करता है उसी बॉक्स का नाम क्या होता है? सीपीयू। दोस्तों एक बार मैं लैब में गया, मुझे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर इन सभी में कंप्यूटर कौन सा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो टीवी जैसा दिखाई देता है वो एक कंप्यूटर होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो डब्बा रखा होता है वो कंप्यूटर होता है, कुछ लोग ऐसा जानते हैं कि वो चारों पांचों चीजें मिलकर एक कंप्यूटर बनाती है। दोस्तों मैं उस बात से एग्री करता हूं कि एक सीपीयू अकेला जो होता है वो कंप्यूटर नहीं होता है, सभी चीजें मिलकर एक कंप्यूटर बनाती है। पूरा का पूरा पोर्शन मिलकर बना देता है कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों अपन ने बात की थी इनपुट डिवाइसेस की, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे। अपन ने बात की थी आउटपुट डिवाइसेस की, बहुत सारे अपन ने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी। आज अपन उसी क्रम में तीसरे नंबर का जो पार्ट था सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर में छोटे से छोटा कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा कोई भी काम हो तो सीपीयू के माध्यम से ही किया जाता है। कुछ डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं। दोस्तों जो भी डिवाइस सीपीयू से डायरेक्ट जुड़े होते हैं उन सभी उपकरणों को पेरिफेरल उपकरण कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछ रहे थे कि इनमें कौन सा पेरिफेरल उपकरणों का समूह है। तो दोस्तों पेरिफेरल उपकरणों में वो सभी के सभी उपकरण आ जाते हैं जो किसी न किसी रूप से कंप्यूटर से आउटसाइड में जुड़े हुए, यानी सीपीयू से जो आउटसाइड से कनेक्टेड रहते हैं वो पेरिफेरल उपकरण होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस से संबंधित काम जितना भी होता है पूरा का पूरा काम करने की जिम्मेवारी सीपीयू की होती है। दोस्तों सीपीयू को अपन टेक्निकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है एएलयू, दूसरे का नाम होता है सीयू और तीसरे का नाम होता है एमयू। पहले का एयू का मतलब होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। अच्छा सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी पूरे सिस्टम को जो नियंत्रित करता है दोस्तों से कहा जाता है सीयू। और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, यानी सीपीयू जो होता है दोस्तों उसे खुद ब खुद कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तीन। पहले का नाम होता है एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरे का नाम होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और तीसरे का नाम होता है एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। अच्छा अगर देखो गुरुजी बात बताओ, जो सीपीयू है उसके भाग कैसे होते हैं? ऐसे सीपीयू है, ये एएलयू, ये सीयू, ये एमयू ऐसे होता है क्या नाम? तो ऐसे जैसे नक्शा बना होता है, ये एएलयू, ये सीयू, ये एमयू ऐसे होता है क्या? नहीं। सीपीयू के भाग जो होते हैं कार्य के आधार पर होते हैं। तो दोस्तों जो गणितीय कार्य करता है, गणितीय कार्य कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्रतिशत, ये गणितीय काम है और जिस यूनिट से काम होते हैं उसे एयू या अर्थमेटिक यूनिट कहा जाता है। दोस्तों इसी के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल, ये जितने भी काम होते हैं इन्हें कहा जाता है तार्किक या लॉजिकल। दोस्तों पेपर में सीधा सवाल पूछा जाता है कंपेयर करना। कंपेयर करना किसका कार्य है? तो कंपेयर करना एएलयू का कार्य है और एएलयू का लॉजिकल कार्य होता है। दोस्तों सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है इसे कंप्यूटर का कहा जाता है दिल। दिल का मतलब होता है हार्ट। जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। ऐसे ही सीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिल। ये करता है एनकोडिंग और डिकोडिंग का कार्य। इसका कार्य करता है एनकोडिंग डिकोडिंग। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है गुरुजी? एनकोडिंग का मतलब हुआ एबीसी जो अपन लिखते हैं वो कंप्यूटर समझता नहीं है, इसे अपनी भाषा 0 1 में कन्वर्ट कर
करता है, इसे एनकोडिंग कहते हैं। वापस 0 1 को एबीसी में कन्वर्ट करता है, इसे डिकोडिंग कहा जाता है। यानी एनकोडिंग डिकोडिंग जो सीपीयू में होती है उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सीयू के द्वारा किया जाता है। गुरुजी एमयू यानी मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, जो मेमोरी यूनिट होती है वो सूचनाओं को संग्रहित करने का काम करती है। सूचनाओं को संग्रहित दो प्रकार से किया जाता है, पहला हो सकता है स्थायी रूप से संग्रहित हो, दूसरा हो सकता है किस रूप से संग्रहित हो, अस्थायी। यानी सूचनाओं को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एमयू यानी मेमोरी। जो भी अपन ने पढ़ा उसे एक मिनट के लिए रिवाइज करते हैं, फिर बात करेंगे। दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी चीजों के लिए सीपीयू जिम्मेवार या रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी भाषा में अपन बात करें, सीपीयू जो होता है उसके साथ जितने भी उपकरण जुड़ते हैं आउटसाइड बाहर की ओर से उन्हें पेरिफेरल उपकरण कहा जाता है, और जो सीपीयू के अंदर जुड़े होते हैं उसे इंटरनल उपकरण यानी हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू जो होता है उसके कार्य के आधार पर अपन 3 पार्ट देखते हैं। पहला होता है एएलयू, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक, नाम से पता चल रहा है लॉजिकल इकाई यूनिट एक ही बात है, नाम से पता चल रहा है कि गणित के जो कार्य होते हैं वो एएलयू द्वारा किए जाते हैं। और इसके अलावा लॉजिकल यानी कंपेयर करना किसी दो वैल्यूज को, ये भी आपका अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है। दोस्तों सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू की जितनी भी इनपुट आउटपुट की प्रोसेसेस होती है उन्हें नियंत्रित करने का, सीपीयू को क्या करना है क्या नहीं करना है इन सभी की जानकारी की जिम्मेवारी कंट्रोल यूनिट के पास होती है, इसे कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। दूसरी भाषा में ये एनकोडिंग और डिकोडिंग का कार्य करता है। एक और बात करें जिससे पर आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। इंफॉर्मेशन जो होती है उनको परमानेंट स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। इसमें सूचनाएं डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित की जाती है। दोस्तों अभी अपन मेमोरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनका सवाल लगभग पेपर में हर कंडीशन पर पूछा ही जाता है। दोस्तों मेमोरी यूनिट के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो अपन बात करेंगे कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। बिट से छोटा कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी एक की बजाय अगर 4 बिट मिल जाए तो बन जाता है एक निबल। अगर 8 बिट मिल जाए तो बन जाता है एक बाइट। अब स्टैंडर्ड होता है 1024 क्या मिल जाए बाइट तो बन जाता है केबी, और केबी का मतलब होता है किलोबाइट। दोस्तों पेपर में सवाल आता है मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो आप क्या बताओगे बिट। अगर कहे कि एक निबल में होता है तो क्या बताओगे 4 बिट। कई बार पूछता है कि 8 बिट में बाइट की संख्या कितनी होती है 1। अब कहता है 32 बिट में बाइट कितने, तो 32/8 यानी 4 बाइट में बिट कितने, तो 4 गुना 8 यानी 32। स्टैंडर्ड होता है दोस्तों 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 अगर हमें केबी मिल जाए तो बन जाता है 1 एमबी। 1024 एमबी मिल जाए तो बन जाता है 1 जीबी। एमबी का मतलब होता है मेगा और जीबी का मतलब होता है गीगा। 1024 क्या मिल जाए जीबी तो बन जाता है 1 टीबी। 1024 टीबी मिल जाए तो बन जाता है टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट और टीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। गुरुजी इसका सवाल कैसे आएगा आप जो बता रहे हो, दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं, एक आधार बोल रहा हूं आपको जिससे संबंधित मैं बात करूंगा लगभग हर क्लास में। आज से 2, 4, 5 साल पहले जब मोबाइल का जमाना थोड़ा कम था
तो हम जब भी जयपुर से तारनगर चूरू के लिए आते तो एक आप जानते हैं नाम की बुक मिलती थी। दोस्तों उस बुक में क्या होता था, भारत का पहला प्रधानमंत्री, सबसे लंबी नदी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राजस्थान की राजधानी, ऐसे दिया हुआ होता था। दोस्तों उसमें जो चीज लिखी है उस प्रकार के प्रश्न लगभग पेपर में आ जाते हैं। कैसे प्रश्न आते थे, एक बार मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी लोग थोड़ा सा कोशिश करना। मैं लिखा मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। अब आपको लग रहा होगा सर सबको दिख रहा है कि निटबिट है, हाँ, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में क्या लिखा, ऑप्शन में लिख दिया ZB, क्या लिख दिया YB, क्या लिख दिया PB, क्या लिख दिया E। अब यहां से तो कुछ समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या है। मैं सवाल को बदल देता हूं, कह रहा हूं मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट है। ऑप्शन चेंज नहीं करूंगा मैं, GB, YB, PB, E। दोस्तों कुछ लोग गुरु भक्त होते हैं, जैसे गुरुजी कहे वैसे ही काम करते हैं, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। उनकी नजर में यहां से मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, PB है। तो आंसर क्या आएगा उनका, PB आएगा। जो घर से पढ़कर नहीं गए, रीजनिंग के मास्टर है, तुक्का मारते हैं, वो सोचेंगे कि Z बड़ा कि Y बड़ा, तुम्हें क्या लगेगा ZB, गुरु भक्त को क्या लगेगा PB। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो सबसे अलग दिखे वो लगाते हैं EB होगा, लेकिन दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा YB। और ये पेपर जो आपका ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों वापस आते हैं, बात करते हैं कि अगर 1024 क्या मिल जाए PB तो बन जाता है एक EB, और EB का मतलब होता है एक्साबाइट, EXA। अगर 1024 क्या मिल जाए EB तो बन जाता है एक ZB, और ZB का मतलब होता है Z। 1024 ZB मिल जाए तो बन जाता है एक YB, और YB का मतलब होता है 800। दोस्तों ये बिल्कुल फंडामेंटल है जिससे संबंधित प्रश्न पेपर में आता है। 1024 YB मिल जाए तो बन जाता है एक BB, और BB का मतलब होता है बर्नटो बाइट। अच्छा 1024 क्या मिल जाए BB, कितनी मिल जाए, ज्यादा नहीं है, 1024 BB मिल जाए तो बन जाता है एक GB, क्या बन जाता है GB। इस GB का मतलब होता है जियोबाइट। अच्छा 1 GB ऊपर, इसका मतलब क्या होता है गीगाबाइट, ये वाला GB का मतलब क्या होता है जियोबाइट। गुरुजी हमें तो इस छोटे b और बड़े b का मतलब समझाओ, जैसे कहीं तो बिट बोलते हो कहीं बाइट, छोटा b लिखा हो मतलब बिट, बड़ा b लिखा हो मतलब बाइट, ठीक है मेरी बात। अपन ने कहीं लिखा देखा हो kbps, अपने लिखा देखा हो kbps, ये वाला ना होकर कौन सा होता है नीचे वाला, इसे बोलते हैं किलो बिट पर सेकंड। अब दोस्तों मैं इस टेबल से संबंधित सवाल आपसे करूंगा और कोशिश करूं कि टेबल से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में आते हैं आपका एक भी गलत नहीं हो, और जो जो प्रश्न मैं बना सकता हूं आज आपको इसी क्लास में इसी वीडियो में इस टेबल को क्लियर करूंगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं वापस बता रहा हूं, सबसे छोटा मेमोरी का बिट होता है, बिट के बाद बनता है निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, डीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी और फिर जीबी मतलब जियो। कुर्सी जीबी देड़वाजा जीबी को सो समझाना, तो जीबी का मतलब जियो बाइट होता है। जहां भी जीबी दिया हुआ आएगा वहां फुल फॉर्म पक्का दी हुई है। दोस्तों मैं यहां पर प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे समझाने की कोशिश करें। मैंने कहा एक जीबी, कौन सा जीबी भैया, गीगाबाइट वाला। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं,
एमबी होते हैं, सामने दिख रहे हैं कितने होते हैं गुरुजी 1024 एमबी। सवाल नंबर 4, एक एमबी में कितने केबी होते हैं? बोर्ड पर दिख रहा है गुरुजी 1024 केबी होते हैं। यानी कहने का मतलब अपन एक स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं या सीधा देखते हैं तो 1024 का फर्क आता है। पांचवा सवाल मैं बोल रहा हूं, एक एक्साबाइट में कितने, एक एक्साबाइट में कितने पीबी होते हैं? सभी का जवाब 1024 है, लेकिन इस बार मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 2 की घात 8, 2 की घात 9, 2 की घात 10, 2 की घात 11। दोस्तों सवाल ऊपर वाले वैसे के वैसे हैं, केवल मैंने किसमें चेंज कर दिया ऑप्शन में। तो दोस्तों यहां पर देखो 2 की घात 8 का मतलब होता है 2 की घात 8 निकालेंगे तो मतलब होगा 256, 9 निकालोगे मतलब होगा 512, 3 10 निकालोगे 1024, 11 निकालोगे 2048। तो क्या आंसर आएगा इसका 2 की घात 10। तो ऊपर वाले को भी मैं 2 की घात 10 बोल सकता हूं, इसको भी मैं 2 की घात 10 बोल सकता हूं और इसको मैं क्या बोल सकता हूं 1024। इसी सवाल का एक और ऑप्शन दे रहा हूं मैं 10 की घात 2, 10 की घात 3, 11 की घात 2 और कहूं तो मैं 11 की घात 3। दोस्तों 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 3 का मतलब 1000, 11 की घात 2 का मतलब 121 और 11 की घात 3 का मतलब 1331। इसका जवाब होगा 10 की घात 3। दोस्तों यहां पर एक जो सवाल मैंने पूछा कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं, उसका जवाब आपने दिया था 1024, दिया था 2 की घात 10 और अब मैं बोल रहा हूं कि 10 की घात कितना हो सकता है 3। दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं यहां से एक स्टेप ऊपर की ओर जाता हूं तो 2 की घात 10 का फर्क आता है। इधर से मैं एक स्टेप ऊपर की ओर जाता हूं तो 2 की घात 10 का फर्क आता है। अगर मैं एक की बजाय 2 स्टेप ऊपर जाऊंगा तो 2 की घात 10, 2 की घात 10 यानी कुल कितने का फर्क आ जाएगा, इससे 2 की घात 10, इससे 2 की घात 10 तो कितने का फर्क हो गया 2 की घात 20। दोस्तों घातांक का नियम होता है आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान का मतलब क्या हुआ 2 की घात 10 गुना 2 की घात 10 या 10 की घात 3 गुना 10 की घात 3 या 1024 गुना 1024। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि एक स्टेप ऊपर जा रहा था तो 2 की घात 10 का फर्क आ रहा था, 2 स्टेप ऊपर जाने पर 2 की घात 20 का फर्क आया और ऐसे ही अगर मैं यहां से इस जगह जाता हूं तो 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 2 की घात 40 कितने का फर्क आ गया 2 की घात 40 का। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूं इस जगह पर यानी बाइट पर तो 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 2 की घात 40, 2 की घात 40 बोल सकता हूं या 10 की घात 12 बोल सकता हूं। इसे भी 10 की घात 12, इसे 10 की घात 6। कैसे एक स्टेप ऊपर जाने पर 1024 2 की घात 10 या 10 की घात 3 का फर्क आता है तो 2 स्टेप ऊपर जाता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोस्तों यहां मैं लिखा घातांक का नियम होता है आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। आधार कितना है 2 की घात 10, आधार कितना है 2 की घात 10, दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 2 की घात 20। दोस्तों इस टेबल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। एक बार सभी लोग बोर्ड पर वीडियो में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न और क्या क्या बन सकते हैं अपन बात करेंगे अगले वीडियो में, इसके प्रश्नों के बारे में। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे टेबल से संबंधित। अगर कोई भी प्रश्न आपको दिमाग में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।